हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं लोकेश गौतम पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेगा बोर्ड जो सेशन है हमारा वो चल रहा है और उसी के साथ हम लेकर आए चैप्टर 3 जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और आपको दिख रहा होगा हमारा जो चैप्टर 3 है वो होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। आपको वॉइस और स्क्रीन शो हो रही होगी, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी। क्या स्क्रीन शो हो रही है बेटा, आवाज आ रही है बराबर? जल्दी करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी। ठीक है, चलो। चलिए, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रिएक्शन की रेट, उसके मैकेनिज्म और कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले हैं या अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिक ऑफ रेट। तो यहां पर हम, सब ठीक है ना? सब सही चल रहा है, बिल्कुल। चलिए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिक ऑफ रेट। यहां पर हम तीन पार्ट में देखने वाले हैं रेट को। फर्स्ट इज ए वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। वो रिएक्शन जो महीनों सालों में कंप्लीट होती है उन्हें हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जिनकी रेट को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना जो है वो भी काफी लंबे टाइम में कंप्लीट होता है, जिसमें हमें महीनों सालों लग जाते हैं। या हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, वो भी एक लंबा प्रोसेस है। ये जो रिएक्शन होती है वो वेरी स्लो रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कार्बन ग्रेफाइट का कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होना इज ए वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड देखने वाले हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए, चुटकी बजाने से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे कि AgNO3 को जब NaCl के साथ मिलाया जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें क्या मिल जाता है, AgCl की पीपीटी मिल जाती है, जो कि व्हाइट पीपीटी होती है और नीचे सेटल डाउन हो जाती है, व्हाइट पीपीटी। और साथ में हमें मिलता है NaNO3। जब AgNO3 को NaCl के साथ मिलाया जाता है तो हमें व्हाइट पीपीटी, AgCl की व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। ये जो रिएक्शन होती है फ्रैक्शन ऑफ, ये डाला और ये होगी, तो वो रिएक्शन क्या बोला जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन या इसको बोल सकते हैं स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो भी नहीं, वेरी फास्ट भी नहीं, बीच की मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। वो रिएक्शन जो मिनट में, आवर में कंप्लीट होती है, जिसके टाइम को मेजर किया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि अगर देखा जाए तो H2O2 का डिसोसिएशन,
H2O2 का डिसोसिएशन जो कि होता है वाटर में, H2O प्लस O2 यहाँ पर ले लेते हैं 2, तो ये हो गया बैलेंस। H2O2 का डिसोसिएशन, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर। ये सभी का रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होती है जिसके टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, और ये मिनट और हावर में कंप्लीट होती है। मोस्टली जो पूरा पार्ट है हमारे केमिकल काइनेटिक्स का, वो इसी मॉडरेट रिएक्शन पर बेस है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। रेट, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रिएक्शन है बेटा। स्पीड ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कंसंट्रेशन में चेंज होना पर यूनिट टाइम इज स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट क्या होती है, रेट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, या हम बोल भी सकते हैं अगर प्रेशर के टर्म में लिखा जाएगा तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। जिसके लिए अगर यूनिट लिखनी है तो देखिए कंसंट्रेशन जो है वो हम बताते हैं मोलरिटी या मोल पर लीटर में, तो यहाँ पर जो होने वाली है वो होगी मोलरिटी, और टाइम जो होता है उसको लिख देंगे टाइम इनवर्स। तो यूनिट हो जाती है मोलरिटी टाइम इनवर्स, या फिर हमें अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो वो हो जाएगा एटीएम टाइम इनवर्स, एटीएम टाइम इनवर्स। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दो तरह की रेट को हम यहाँ पर मेजर करते हैं। देखिए रेट, दो तरह की रेट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसको हम इधर लिख लेते हैं। रेट, फर्स्ट है हमारी एवरेज रेट। एवरेज रेट नाम से पता चल रहा है एवरेज, जिससे कि कोई ये बताया जाता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, इसे हम डिनोट करते हैं लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड। जो एवरेज रेट होती है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे कि मानिए आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और वहां पर अगर आप कार ड्राइव करके जाने वाले हैं, और अगर इस पूरे पीरियड में आपसे पूछा जाए कि आप किस स्पीड से चले हैं, तो आप बोलेंगे 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये पूरा जो बताया 100 किलोमीटर आवर, या आपने पूरी जर्नी का एक एवरेज पार्ट बताया है। यहाँ पर आपने एवरेज पार्ट डिनोट करा है। और वही अगर आपसे फिक्स टाइम पर पूछा जाए कि आप मॉर्निंग में 6 o'clock पर जो आपकी स्पीड थी वो क्या रही, तो एक हमने फिक्स टाइम पर हम स्पीड बताने वाले हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। जहां पर हम एक फिक्स टाइम पर रेट को मेजर करने वाले हैं, उससे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस यूएस इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए मेजर करी जाती है, शॉर्ट टाइम पीरियड, जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेजर करी जाती है। हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। जब भी एवरेज रेट की बात होगी तो उसको डिनोट करा जाता है डेल्टा से। जैसे कि एवरेज रेट को अगर लिखना है तो R इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। एक एवरेज एवरेज के लिए जो होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, जहां पर हम डेल्टा एक बड़े टाइम फ्रेम को
बताते हैं, वहीं इंस्टेंटेनियस जो रेट होती है उससे हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बताते हैं, जो कि होता है डी, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन dt, चेंज इन टाइम। एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमें यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि इसको अगर डिनोट भी करना है तो ये होता है r इक्वल टू लिमिट t टेंड टू जीरो एट, ये हो गया डेल्टा टी। अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाएगा तो होगा डीसी बाय dt। कुछ इस तरह से दो रेट को हम मेजर करते हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, अब हम जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमारी रेट है उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो छोटी मोटी टर्म्स है जो हम पहले देख लेते हैं, साथ में देखिएगा बेटा। देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसे बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है, रिएक्ट करके किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए कौन किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है। देखिए, रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट तो क्या हो रहा होगा, टाइम के साथ कम हो रहा होगा, और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा होगा। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे रिएक्टेंट साइड की रेट निकालनी हो तो क्या बोला जा सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर मुझे प्रोडक्ट साइड की अगर रेट फाइंड आउट करनी है तो उनके लिए बोला जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए, हम एक एक के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले एक जनरल केमिकल रिएक्शन ली है, जिसका हम हेल्प से बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आरओडी आरओए फाइंड आउट करा जाएगा, और आरओआर जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस ए, जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी is a coefficient A, B, C and D is a stoichiometry coefficient। यहाँ तक क्लियर है। और ए जो है हमारा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल कैपिटल डी, जो कि एलिमेंट होने वाले हैं। अब हम लिख रहे हैं हर एलिमेंट के लिए हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिखने वाले हैं। ये रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो रहे होंगे, खर्च हो रहे होंगे। तो इनके लिए क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जिसे शॉर्ट में लिखना हो तो वो लिखा जाएगा आर ओ डी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो कि इक्वल होगा हमारे माइनस डी ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। अब यहाँ माइनस साइन क्यों आया बेटा, देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है, तो जब चेंज होगा वो माइनस में आने वाला है, और रेट कभी भी माइनस में नहीं आती है। तो जो अंदर से जो माइनस निकलने वाला है, उस माइनस को वापस जो बाहर वाला माइनस है वो क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा, और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आने वाली है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगी। इसलिए जब भी रिएक्टेंट साइड के लिए अगर हमें रेट लिखनी हो तो उसके लिए हमें माइनस साइन लगाना होता है, और प्रोडक्ट साइड के लिए प्लस आता है। ये हम ध्यान रखने वाले हैं। इसी तरह से अब लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अब हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। क्या होगा, क्या ये बी दिया हुआ है क्या, तो ये क्या रिएक्टेंट साइड है, इसलिए इसमें माइनस साइन यूज लेने वाला है। डी, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। ये हमने रेट जो लिखी है वो डिसअपीयरेंस वालों की लिखी। अब हम अपीयरेंस वाले या फॉर्मेशन वाले जो एलिमेंट है उनके लिए लिखने वाले हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, जो कि होगी प्लस साइन के साथ डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। इसी तरह से अगर डी के लिए लिखा जाएगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी
इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी अपॉन डी। क्या आपको समझ में आ गया है क्या किस तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा जाएगा? क्या यहाँ तक क्लियर है? तो इसके बाद हम लिखने वाले हैं कि अब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर जिसे बोला जाता है आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जो है वो सभी के बराबर होने वाली है। जितने भी हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखे हैं ये सभी आपस में बराबर होती है पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्योंकि हमने जब अभी डेफिनेशन देखी थी तो वहां लिखा था चेंज इन कंसेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए आप डेफिनेशन वो क्या होती है, हमारी रेट होती है क्या? चलिए इधर लीजिए पढ़िए। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वहां पर हम पर यूनिट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी डिनोट करने वाले हैं। तो क्या हम हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी डी है क्या, स्मॉल वाले? तो हम उससे क्या करेंगे, इनको जो भी रेट है उससे कौन में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, तो 1 अपॉन सबसे पहले आपको स्क्रीन शो हो रहा है ना, मुझे इश्यू लग रहा है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना बेटा, मैसेज कर सकते हैं आप। तो आर ओ आर इक्वल टू माइनस 1/a डी ए बाय डी टी इक्वल टू -1/b डी बी बाय डी टी। इसी तरह से ये हो जाएगा इक्वल टू 1/c डी सी बाय डी टी इक्वल टू 1/d डी डी बाय, सब डी डी हो गया है तो भाई 1/d डी टी, सब डी 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 हो गया है। तो चलो आर ओ आर जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि आर ओ आर इक्वल टू आर ओ डी ऑफ ए अपॉन ए इक्वल टू आर ओ डी ऑफ बी। क्या आप इस तरह लिख सकते हैं क्या इसको? बी आर ओ डी ऑफ आर ओ ए आएगा यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो इस तरह से किसी भी जनरल रिएक्शन का, अच्छा दिख नहीं रहा है आपको, चलिए इधर कर देते हैं थोड़ा साइड में, अब दिख रहा होगा। चलिए इस तरह से किसी भी जनरल रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो कि रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है और रेट ऑफ अपीयरेंस जो कि प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है वो हमने लिख लिया है किस तरह से उनके फॉर्मूले लिखे जाते हैं। और किसी जनरल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है हमें तो वो भी हम बता चुके हैं कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के बीच के रिलेशन को लिखा जाता है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं जल्दी, बढ़ जाएगी सर, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखने वाले हैं हम। आ गया भाई एग्जांपल। चलिए वो नेक्स्ट पीडीएफ में होगा, तो नेक्स्ट पीडीएफ खोलते हैं।
जिसमें हम एग्जाम्पल के लिए जो भी हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन वो लिखने वाले हैं। तो पहले आप करेंगे देन हम करेंगे। तो आप स्टार्ट हो जाइए। सामने क्वेश्चन दिख चुका है आपको? अरे हो जाओ स्टार्ट फिर। चलिए दिख चुका है सर। हाँ तो चालू हो जाओ। स्टार्ट करिए बेटा। जो सामने आपको रिएक्शन दिख रही है उसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के बीच के रिलेशन को लिखिए। आपको वन बाय वन लिखना है। आरओडी ऑफ N2, आरओडी ऑफ H2। चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट जो है ROR और ROD के बीच के रिलेशन को लिखने वाला हूं। तो अगर इसके बीच के रिलेशन को लिखा जाएगा तो वो होगा ROR इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2 D concentration of N2 upon dt equal to stoichiometric coefficient minus 1 by 3 D concentration of H2 upon dt equal to 1 by 2 D concentration of ammonia NH3 divided by dt। तो इस तरह से ROR लिखी जाएगी। आप मैच कर लीजिए कि आपने भी यही लिखी है क्या आपने भी इसी तरह लिखा है। तो इसी पर बेस क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। देखिए इसी पर बेस एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। इफ N2 plus 3H2 gives 2NH3, the rate of disappearance of H2 is 3 into 10 की पावर माइनस 2 मोल सेकेंड इनवर्स। तो इसका मैं ROR ऑफ H2 RO ये ROR नहीं है, ये हटा दीजिए, ये ROR ही ओनली। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 हमें फाइंड आउट करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले रिएक्शन की जो ROR और ROD और ROA के बीच का जो रिलेशन है वो सबसे पहले लिखना है, जो कि हम लिख चुके हैं। साइड में देखिए आप, ये लिखा हुआ है। देन हमें देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू गिवन है। तो हमें दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखिए अगर मैं इसको ROD ROA की टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा ROR इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा अब क्योंकि ये इसके अंदर ही आ जाता है, ROD ऑफ N2 अपॉन dt। dt नहीं आएगा, गलत लिख दिए हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि सब चीजें ROD के अंदर आ चुकी है ना। तो ये 1 इक्वल टू ROD ऑफ H2 अपॉन 3 इक्वल टू ROA अपॉन 2। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROD और ROA के जो रिलेशन है उसमें इस तरह से लिखा जाएगा। और गिवन है हमें, गिवन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दिया हुआ है हमें 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये वैल्यू दी हुई है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है फर्स्ट ROR, सेकंड ROA और थर्ड इज ROD ऑफ N2। चलिए फाइंड आउट करते हैं। जब भी इस तरह से वैल्यू दी जाए तो आपको क्या निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ROR जो निकालना है। तो ये देखिए कि ROR और इसके बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो देखिए। तो ROR इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए ROR इक्वल टू है ROD रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइड बाय 3। तो यहां से ROD की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 3। तो ROR जो होगा हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। इजी है बेटा, इजी है क्वेश्चन।
तो आगे आगे वाले जो दो है वो आप बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ROA ऑफ अमोनिया NH3, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अब आपको दो की वैल्यू फाइंड आउट है, ROR भी पता है और ROD भी पता है। आपकी इच्छा हो जो रिलेशन यूज में ले सकते हैं। मैं ROR वाला ले रहा हूँ, जब मुझे ROR पता है तो मैं ROR वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा, जो ROA इक्वल अमोनिया जो है, अमोनिया कहाँ है भाई, ये रहा, डिवाइड बाय है 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा ROA ऑफ अमोनिया इक्वल टू, ROR की वैल्यू हमें दी हुई है 10⁻⁻², जो कि हमने अभी फाइंड आउट करी है, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें देखने को मिलेगा 2 इंटू 10⁻²। इसी तरह से अगर थर्ड टर्म है तो निकाल के बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या आने वाला है। ROD ऑफ N2, ROD ऑफ N2 अगर मैं रिलेशन लिखूं तो वो बराबर है ROR के। जब ये ROR के बराबर है तो यहाँ सीधा सीधा जो वैल्यू है ROD ऑफ N2 की हो जाएगी 10⁻²। क्या ये समझ में आ चुका है? क्या आपको समझ में आ चुका है बेटा ये? देखिए, अब देखिए पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको, और क्वेश्चन भी दिख रहा है, देख लीजिए 1 मिनट। तो हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले हम रिलेशन जो है हमारा ROD और ROR के बीच में वो लिखेंगे, जो एक्सप्रेशन है पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। देन हमें जिसकी वैल्यू गिवन है और जिसकी निकालनी, उन दोनों टर्म्स को उठाएंगे, उनके रिलेशन को उठाएंगे, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। सेम तरीका है, आप करिए एक बार। किसी को ये लो, किसी को अगर फोटो खींचना है तो खींच लीजिए, या रोकना है तो रोक के आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करके क्वेश्चन को करिए, और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रेट लो। नेक्स्ट होने वाला है हमारा रेट लो। रेट लो, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, वाह ऑपरेटर भैया। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी रेट लो लिखा जाता है वो किसके टर्म्स में लिखा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखा जाता है। इसे रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको देखते हैं आगे। देखिए, फॉर जनरल केमिकल रिएक्शन है, कोई जनरल केमिकल रिएक्शन है, X1A प्लस X2B गिव्स X3C प्लस X4D। लोमा याद आया, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग अगर रेट लिखी जाएगी तो वो होती R प्रोपोर्शनल टू A की पावर X1। ये X1 है क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट X1 है, और ये B की पावर X2 क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो X2 है। तो इस तरह से लोमा को लिखा जाता है, लो मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर अब हमें रेट लो लिखना है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो देखिए किस तरह लिखा जाता है। R प्रोपोर्शनल टू A की पावर X और B की पावर Y। यहाँ X1 X2 नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है A की पावर X और B की पावर Y। X इज द ऑर्डर ऑफ A और B इज द ऑर्डर ऑफ B, जो कि X1 के बराबर, X1 H2 के बराबर हो भी सकता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो X और Y हैं, X एंड Y इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि बराबर आ भी सकती है या नहीं भी आए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेट लो जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो X और Y है, जो ऑर्डर है A B का, वो बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया से कोई भी प्रोपोर्शनल साइन जाता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, जो कि होगा R इक्वल टू K A की पावर X B की पावर Y, जिसे बोला जाता है
बताओ नाम क्या होगा इसका? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, इसे बोला जाता है के को रेट कांस्टेंट, जिसकी अगर बात करी जाए यूनिट की, इसकी बात करी जाए यूनिट की, तो यूनिट देखिए, यूनिट हो जाती है इसकी, यूनिट इक्वल टू एम की पावर 1 माइनस एक्स टाइम इनवर्स। अब यहाँ पर जो एक्स है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और ये एक्स दोनों अलग अलग है, ये मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये एक्स और वो एक्स दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर जो एक्स है, कैपिटल एक्स, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है, और जो यहाँ पर स्मॉल एक्स है, ये है हमारे ए का ऑर्डर, जो रिएक्टेंट ए है उसका ऑर्डर है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन है, अगर हम इसका, इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। जो ऑर्डर होता है कंप्लीट रिएक्शन का, वो सभी के ऑर्डर का सम देखने को हमें मिलता है। ये हम ध्यान रखेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सभी ऑर्डर्स का सम होता है। तो ये रेट कांस्टेंट भी हो गया हमारा, रेट लो हो चुका है, आपको लिखना आ चुका होगा। चलिए एक लिख के बता देते हैं आपको। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं ए प्लस 2b इक्वल टू पी। जब इसका रेट लो के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तो वो होगा आर इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए एक्स कंसेंट्रेशन ऑफ बी वाई। यहाँ पर के इज ए रेट कांस्टेंट, आर इज ए रेट rate of reaction, A concentration of reactant A and B concentration of reactant B। अगर मुझसे पूछा जाए सर इस केमिकल रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, तो बेटा वो होगा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, और अगर इसकी k की यूनिट हमसे पूछी जाएगी तो वो होगी m की पावर 1 माइनस एक्स। एम इज ए मोलर कंसेंट्रेशन है, मोलरिटी, टाइम इनवर्स, याद रहेगा, 2 बार रिपीट करवा दी है चीजें, याद रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो, के यही देख रहे थे हम, जो भी ऑर्डर आ रहा था वो क्या एक्स प्लस वाई, जितने भी ऑर्डर होंगे सभी का सम क्या होने वाला है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होने वाला है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। रेट ऑफ कंटेन hypothetical reaction A plus B plus C gives product is given by, और इस तरह का हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। और हमने क्या बोला अभी आपको, जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो सभी की पावर का सम होता है, सभी की पावर का सम होता है। तो क्या मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर लिखना है तो x इक्वल टू क्या, ये पावर, ये ऑर्डर है ए का, ये ऑर्डर होने वाला है बी का, और ये ऑर्डर होने वाला है हमारे सी का। सभी के ऑर्डर का सम कर दूं तो लोग कर देते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अरे मैथमेटिक्स तो आपकी भी बढ़िया है, मैथमेटिक्स तो आपकी भी बढ़िया है, तो ये सोल्व तो आप कर लेंगे। ले लीजिए 12 का, 12 6 प्लस 4 प्लस 3, जो कि होने वाला है 10 और 13/12। तो ऑर्डर आ जाता है हमारा 13/12। तो मैं यहाँ पर एक और बात इंक्लूड कर देता हूँ कि जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, याद रहेगा। ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। तो ये जो ऑर्डर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। यहाँ तक सब क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। मैं एक बार सामने आपके ले आता हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं?
आगे बढ़ जाते हैं, कमेंट करके बता दीजिए कोई दिक्कत है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है क्या? ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, सब सही है, बढ़िया है। तो क्या दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी क्वेश्चन का डाटा है बेटा, जो हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारी मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी it is the defined as the total number of reacting species atom molecule ion participating is in an elementary reaction। किसी भी elementary reaction के अंदर जो number of particles या number of species जो आपस में react कर रही है, उसे बोला जाता है molecularity। अब molecularity जो है एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि H2 प्लस I2 रिएक्ट करके बनाते हैं 2HI। अब देखिए यहाँ एक मॉलिक्यूल H2 का, एक मॉलिक्यूल I2 का आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं 2HI, तो यहाँ नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? मोलिकुलरिटी हो जाएगी यहाँ पर 2, जिसे हम बोल देते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन या बाई मोलिकुलरिटी। ठीक है, सेकंड देखिए PCl5 का डिसोसिएशन, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ पर कितने स्पीसीज जो है वो रिएक्ट कर रही है, क्या एक ही कर रही है क्या? तो यहाँ मोलिकुलरिटी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऐसे बोला जाएगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इधर देखिए जो मोलिकुलरिटी है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इंटीजर, वो ना तो फ्रैक्शन वैल्यू होती, ओनली इंटीजर। और इंटीजर में भी 1 2 3 डैश, जो मोलिकुलरिटी है वो इंटीजर वैल्यू होती है। मोलिकुलरिटी रेयरली ही 3 देखने को मिलती है, मोर देन 3 जो होती है रेयर चांस में मिलती है, मोर देन 3, क्योंकि जो कोलिजन्स है वो रेयरली ही 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें मोलिकुलरिटी की वैल्यू भी यहाँ पर हमें 3 से ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। अगर होती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते हैं। बाकी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हमें मोलिकुलरिटी 3 ही देखने को मिलती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको ऊपर वाला समझ में आ चुका होगा, आई होप। नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिए, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसे और भी नाम से बोला जाता है सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए वो होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए वो होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन और मोलिकुलरिटी बराबर होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन और मोलिकुलरिटी बराबर होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, जो जब भी आपको बोला जाएगा भाई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस केस में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑर्डर बराबर होते हैं, ऑर्डर बराबर होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 1a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैं इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो R इक्वल टू के ए एंड बी। अभी तक हम बोल रहे थे कि जो पावर होती है एक्स और वाई वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन अगर लिखा हुआ है तो वहां पर जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाता है, और इसलिए इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, जो कि एक्स हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन जब भी हमें देखने को मिलेगी तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हमारा ऑर्डर होगा, और उस केस में जब भी हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी ऑर्डर के रूप में लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भाई क्वेश्चंस आ गए नहीं, अभी एक और है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
वो रिएक्शन जो मोर देन टू रिएक्शंस में टू स्टेप में कंप्लीट होती है, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, टू या मोर देन टू स्टेप में कंप्लीट होती है, उन सभी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो दो या दो से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अब तक हम एलिमेंट्री रिएक्शन या जो सिंगल रिएक्शन है उसकी रेट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर पा रहे थे, ऑर्डर को फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करने जा रहे हैं और हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से ऑर्डर को फाइंड आउट किया जाता है। चलिए, मैं जो है वो सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूँ। बाकी जो दो क्वेश्चन हैं, वन, फर्स्ट और थ्री, वो आप करने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सेकंड क्वेश्चन में आपके सभी तरह के जो भी आपको डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट और थर्ड आप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, हमें एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, 2O3 गिव्स 3O2, जो कि टू स्टेप में हो रही है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारी वो है O3 गिव्स O2 प्लस O, जो कि एक फास्ट रिएक्शन है। और सेकंड स्टेप जो होने वाली हमारी वो है O प्लस O3 गिव्स 2O2, जो कि एक स्लो रिएक्शन है। जब भी रेट फाइंड आउट करी जाती है तो वो रेट डिटरमाइनेंट जो स्टेप होती है वो हमेशा स्लो रिएक्शन होती है। स्लो रिएक्शन है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर स्लो रिएक्शन आपको दिख रही है, क्या उसकी रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है? तो चलिए उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, R इक्वल टू के, अभी एलिमेंट्री रिएक्शन तो है ही नहीं, तो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को तो नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो टू और मोर देन टू एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होती है, तो हम यहाँ पर इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं बेटा। इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं तो ये हो जाएगा KO1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O3 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती है। क्या गड़बड़ है? देखिए, जब हम मेन रिएक्शन पे जाते हैं तो हमें O3 O2 देखने को मिलता है, लेकिन जब हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा तो वहां पर ये O देखने को मिल रहा था। ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट जब भी आता है हटा देते हैं, हटा देते हैं, ऐसे ही नहीं हटाते हैं। इसको इसको रिप्लेस करने के लिए हम कोई दूसरी रिएक्शन का यूज में लेते हैं। तो आप देखिए, एक और रिएक्शन देखने को मिल रही है, O3 गिव्स O2 प्लस O, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या लिखा जाता है? के इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? के इक्विलिब्रियम, जो कि होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन O2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन O3, कंसंट्रेशन ऑफ O3। और हमें यहाँ से पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? O को रिप्लेस करने के लिए O की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या सभी को इधर भेज दें? के इक्विलिब्रियम concentration of O3 upon concentration of O2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन O। क्या इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं बेटा? कर सकते हैं, तो करिए। R इक्वल टू के डॉट के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 मल्टीप्लाई O3, जो कि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा R इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दुनिया में आ गया एक नया कांस्टेंट O3, और O3 की पावर हो गई O3 टू कंसंट्रेशन ऑफ O2। जब कंसंट्रेशन O2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। पावर देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे -1। ये सब ठीक है, हाँ। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x इक्वल टू 2 - 1, दोनों जो ऑर्डर है उनका क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होने वाला है वो होगा 1।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। क्या आपको समझ में आ चुका है? आ चुका है तो आपको 1 और 3 क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये आपको करने हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ भी नहीं है, जिसकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं आते हैं। सेम नहीं आते हैं मतलब मोलिकुलरिटी जो है वो तो कुछ और आ रही हो और ऑर्डर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। ऑर्डर 1 आ रहा हो लेकिन मोलिकुलरिटी 1 नहीं, 1 से ज्यादा आ रही हो, उस केस में बोला जाता है कि ये किस तरह की रिएक्शन है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब मोलिकुलरिटी 2 और ऑर्डर 1 आ जाए उस केस को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब दोनों बराबर नहीं आए। क्लियर है? यहाँ पर जब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बराबर नहीं आते हैं उसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है आपके सामने। अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये होगा R इक्वल टू के CH3 COO C2H5 ऑर्डर 1, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसी तरह से लिखा जाएगा H2O। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है बेटा? कमेंट करके बताइए मोलिकुलरिटी कितनी है इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है 2। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है 2। देखिए एक स्पीसीज ये रही, एक ये रही, तो 2 स्पीसीज है या 2 मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलरिटी हो गई 2। मोलिकुलरिटी हो गई है 2। अब यहाँ पर देखिए जब हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखने जाते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ऑर्डर तो 2 ही आ रहा है, देखिए 1+1। नहीं बेटा, यहाँ पर जो वाटर है एक प्योर स्टेट में है और प्योर स्टेट में जो एक्टिव मास होता है वाटर का वो 1 हो जाता है, क्योंकि एक्टिव मास इसका कांस्टेंट होने की वजह से हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ये खुद ही वैल्यू 1 हो चुकी है तो जो रेट एक्सप्रेशन है वो किस तरह लिखा जाएगा, R इक्वल टू के CH3 COO C2H5। कुछ इस तरह से इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। कुछ इस तरह से इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी हमें क्या देखने को मिलेगी, 1। मोलिकुलरिटी हमें देखने को मिलेगी 2 एंड ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा 1। ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा 1। तो इस वजह से इसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन मोलिकुलरिटी के बराबर नहीं है। क्लियर हो चुका है? अरे क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं हम। हमारी जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके मेन पार्ट पे वो हम जाने वाले हैं। जो मेन पार्ट है, देखिए हम पूरे चैप्टर को में जो मेन पार्ट है हमारा वो होने वाला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अभी तो हम बेसिक पे बात कर रहे थे। तो जो मेन पार्ट है वो होने वाला है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे केटीजी। और केटीजी के अंदर हम देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और उसके जो रिगार्डिंग जो भी आरएनएस इक्वेशन या हमारा एक्टिवेशन जो है एक्टिवेशन एनर्जी उसको हम देखने वाले हैं। तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सब सही चल रहा है ना? चलिए आपको दिख रहा है क्या? कमेंट करके बताइए आपको सब शो हो रहा है। हो रहा है तो अच्छी बात है, चलते हैं फिर आगे। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे। हेडिंग दिख रही होगी आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है वो रिएक्शन जिनका ऑर्डर क्या हो, जीरो हो। चलिए, these reaction in which rate of reaction does not depend on concentration of reactant are known as zero order reaction। वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे उन्हें क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है ये भी देख लेते हैं। कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी,
जहां पर अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो वो होगा R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ ए, और हमें पहले ही बोला है कौन सी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा, जीरो। और जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो ये क्या R इक्वल टू के हो जाएगा। क्या क्या रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्या नहीं कर रही, इसलिए इसको बोला जाता है जिसमें रेट कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, उस तरह की रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखा जाए तो वो होगा R इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। क्या ये अभी हम सिखा के लाए हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो कि आर ओ आर के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका रेट एक्सप्रेशन भी लिखा जाएगा। क्या दोनों आर बराबर है, अरे रेट तो बराबर ही होती है, क्या दोनों आर बराबर है, कर दिया जाए दोनों को बराबर, कर दो सर बराबर, तो ये लो हो गया बराबर। के इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, डी टी को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो गया के डी टी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, अप्लाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो अब हम लिमिटिंग लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक बात बताइए आप, चलिए आप बताइए, टी टाइम जीरो पर, टी टाइम जीरो पर क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यही होगी, क्या कंसंट फुल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम, या बी की उस टाइम पर कुछ बना होगा क्या, नहीं ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होने वाला है, जीरो। टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ टी टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टी टाइम। हो चुका है। तो क्या मैं लिमिट ले लूं जीरो से टी टाइम की, क्या ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए हम हम यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं, टाइम जो है वो जीरो से टी है, टाइम जो जीरो से टी है, तो जीरो टाइम पर एक ही कंसंट्रेशन हमें देखने को मिली थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो टाइम, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम। क्लियर है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या आई थी, 80। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। के जब वन का इंटीग्रेशन करा जाता है टी के रेस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा टी, लिमिट आ जाएगी जीरो टू टी। और वहीं जब वन का माइनस साइन बार आ जाएगा, और वन का जब इंटीग्रेशन करा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिमिट आने वाली है ए नॉट टू 80। यहाँ तक क्लियर है, ए नॉट टू 80। 80, तो यहाँ से अब देखिए लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा टी माइनस जीरो इक्वल टू माइनस माइनस 80, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कंस ए नोट। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं इसे के टी इक्वल टू, जब भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए नोट माइनस 80। अरे भाई देखते देखते मेन फॉर्मूला आ चुका है हमारा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब भी आपको रेट कांस्टेंट, टाइम, या इनिशियल कंसंट्रेशन, या टी टाइम पर कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो सीधा सीधा आप इसी फॉर्मूले को यूज में लेने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को यूज में लेने वाले हैं जहां पर ये है हमारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट
अलग पेन से लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा टाइम, कलर से टाइम। बताइए क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी कंसंट्रेशन एट टी टाइम, कंसंट्रेशन एट टी टाइम। समझ में आ चुका है आपको? जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना है, के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लेने वाले हैं अब, नेक्स्ट है हमारा टी हाफ, हाफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसे टी हाफ से भी डिनोट करा जाता है, जिसे टी हाफ से डिनोट करा जाता है। टाइम आधा कर देने पर, टाइम हाफ कर देने पर कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाती है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, जरा बताइए क्या था? के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी, ए नोट माइनस ए टी। तो के टी, टी क्या है? हाफ। जब हम कंसंट्रेशन टाइम हाफ कर रहे हैं हाफ पीरियड के लिए, तो कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाती है। तो ये तो हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी टाइम पर मतलब हाफ टाइम पर एटी जो होगा, कंसंट्रेशन भी हाफ हो चुकी होगी, टी हाफ पर जो कंसंट्रेशन होगी हमारी ए नोट बाय टू, यही हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए नोट माइनस ए नोट डिवाइड बाय टू। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाता है यहाँ से डायरेक्टली ए नोट अपॉन टू, और के को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए नोट बाय टू के, जो कि टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी टी हाफ से रिलेटेड वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बता दीजिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। तो ग्राफ देखने वाले हैं, ग्राफ एटी वर्सेज टी का ग्राफ, एटी वर्सेज टी का ग्राफ थोड़ी देर जगह लेते हैं ताकि अच्छी तरह दिख जाए आपको। फर्स्ट ग्राफ है हमारा एटी वर्सेज टी, एटी वर्सेज टी। जब भी एटी वर्सेज टी का ग्राफ देखने को मिलेगा तो हमें सबसे पहले इनके रिलेशन याद आना चाहिए। एटी और टी के बीच में कोई रिलेशन था? याद आ रहा है? के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी, याद आया? अब यहाँ पर ये हमें डिनोट करता है x को, t डिनोट करता है y को, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, ये तो c प्लस एम एक्स, क्योंकि ये जो 80 है वो x को डिनोट कर रहा है। तो जो स्लोप है, यहाँ से जो स्लोप देखने को मिलने वाली है वो है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप हमें देखने को मिलने वाली है। नेगेटिव स्लोप में क्या होता है, जो लाइन है वो कहाँ जाती है? नीचे की तरफ। और वहीं अगर बात करें पॉइंट सी, जो कि इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पर, जो हो जाएगा हमारा ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? के क्या है? कांस्टेंट है, कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। वैसे इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/k। इस तरह से इधर शिफ्ट कर देते हैं के को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं ग्राफ। यो होती है हमारी वाई एक्सिस, जहां पर टी देखने को मिलने वाला है। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, जहां पे देखने को मिलने वाला है ए टी। इंटरसेप्ट है हमारा ई नोट, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो शायद इसी कहीं इस पॉइंट पर कहीं मान लेते हैं, जो हो गया हमारा ए नोट हो गया। स्लोप -1 है तो लाइन जो है वो नीचे की तरफ जाने वाली है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमें इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। पीछे वाला पार्ट हटा देते हैं हम। तो ये जो होगा, ये ग्राफ किसका हुआ? एटी वर्सेज टी का ग्राफ होने वाला है, एटी वर्सेज टी। और अगर इसकी बात करी जाए स्लोप की, जो स्लोप होगी वो हो जाएगी m इक्वल टू
-1/k। इस लाइन की अगर स्लोप की बात करी जाए तो होगी -1/k। इसी तरह से हमारा सेकंड है टी हाफ वर्सेज ए नोट। टी हाफ वर्सेज ए नोट यही बना देते हैं। टी हाफ वर्सेज ए नोट की जब बात करी जाए तो सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन याद आना चाहिए। रिलेशन याद है, अरे अभी करवाया है। टी हाफ वे लेक कर रहा है थोड़ा। टी हाफ इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k। कंपेयर करें अगर लाइन की इक्वेशन से तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ से अगर देखें तो इससे जो स्लोप है, स्लोप तो आने वाली है हमारी यूनिटी -1/k। स्लोप आने वाली है हमारी 1/2k। इंटरसेप्ट हमारा 0 है, तो ये कहाँ से जाने वाली है, ओरिजिन से लाइन जाने वाली है। तो जब पॉजिटिव स्लोप है तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन कहाँ से निकल कर होकर जाने वाली है, ओरिजिन से। तो देखिए वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा टी हाफ, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। और यहाँ पर जो लाइन है वो कहाँ से होकर जाने वाली है, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन होकर जाने वाली है कुछ इस तरह से, जो जो कि ग्राफ होगा टी हाफ वर्सेज ए नोट का। और यहाँ पर अगर स्लोप पूछी जाए मुझे इसकी, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगी 1/2k। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। मेन फॉर्मूला हो गया, टी हाफ हो चुका है, ग्राफ हो चुका है। अब तो क्वेश्चन बचे हैं। अब तो क्वेश्चन ही बचा है, जो कौन करेगा, आप करेंगे। आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस फ्रॉम 0.1 टू 0.08। अरे 0.1 से कहाँ जा रही है, 0.08 जा रही है। क्या लग रहा है देख के, मतलब ये तो हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट। ये हो जाएगा हमारा 80, इसी टाइम पर दिया हुआ है 80। और बोला है इन 20 मिनट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 20 मिनट में। तो टी जो होगा, टी क्या होने वाला है, 20 मिनट। टी क्या होने वाला है हमारा 20 मिनट। तो 20 मिनट में कंसंट्रेशन 0.1 से कहाँ चली जा रही है, 0.08 एम चली जा रही है। तो कैलकुलेट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालना है, जो कि होता है टी हाफ। टी हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, बेटा लेक कर रहा है थोड़ा, ए नोट अपॉन 2k। जहां पर हमें टी हाफ निकालने के लिए क्या हमारे पास ए नोट की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है सर। क्या के की वैल्यू है, के की वैल्यू नहीं दी गई है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद आ रहा है, जो सबसे पहले लिखा था, के टी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट माइनस 18। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा के, टी की वैल्यू हमने लिख दी है 20, ए नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1, 0.1 माइनस 0.08, 0.08। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। और के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे बेटा। 20 से डिवाइड करने पर देखिए ये हो जाएगा हमारे के की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाए 10⁻³ ये वैल्यू आ चुकी है 10⁻³ अब हमें क्या निकालना था, टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड निकालना था रिएक्शन का, टी हाफ। तो ये हो जाएगा ए नोट हमें दिया हुआ है 0.1 अपॉन 2 इंटू के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 10⁻³ तो ये हो जाएगा बेटा, पॉइंट इधर चला जाएगा नीचे, तो
0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पर आने वाला है 0.5 इंटू, नहीं ये ऊपर चला जाएगा ना, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/20, और ये ऊपर चला जाएगा 1000। 10⁻³ को मैं ऊपर लेके चला गया तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 50, तो आंसर जो आने वाला है वो 50। अब मिनट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, देख लेते हैं। मिनट दिया हुआ है तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो 50 मिनट होने वाला है, हो जाएगा। तो ये देखिए, आप बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। जो बाकी के क्वेश्चन है आपको करने हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको करना है बेटा। तो यहाँ तक आपको एक बार पढ़ना है अपने नोट्स एनसीईआरटी में से। बाकी जो भी क्वेश्चन या डाउट है हम कल डिस्कशन करेंगे, तो आप लगे रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। चलिए कल मिलते हैं। ओके।